हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की वितान की बुक से चैप्टर नंबर 2 जूस की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 कंप्लीट कर लीजिए, तभी आगे की स्टोरी आपको समझ में आएगी। यहाँ लिखा है, जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। यानी कि जब दत्ता जी लेखक के पिताजी को समझाते हैं कि बच्चा है, अगर कभी सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, कभी इसने खेल लिया तो क्या हुआ, इसे स्कूल भेजा करो। इस पर लेखक के पिताजी कहते हैं कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं कल से पाठशाला भेज दूंगा, देखते हैं 1-2 साल में कुछ सुधार हो जाए तो। यानी कि वो लेखक को बदमाश कहते हैं, इस वजह से वो कहते हैं कि ठीक है स्कूल में भेज दूंगा, देखते हैं कि 1-2 साल में स्कूल जाने पर इसमें कुछ सुधार हो जाए तो। किसने कहा? लेखक के पिताजी ने दत्ता जी से कहा। दादा ने मन मारकर कहा। यहाँ लेखक ने दादा किसे कहा है? लेखक ने दादा अपने पिताजी को कहा है। लेखक कहते हैं कि पिताजी ने मन मारकर कहा। लेखक के पिताजी ने मन मारकर क्यों कहा? क्योंकि लेखक के पिताजी नहीं चाहते थे कि लेखक पाठशाला जाए, बल्कि वो ये चाहते थे कि लेखक खेतों में काम करे। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। किस समय बस नहीं चला था? यानी कि जब दत्ता जी लेखक के पिताजी को कहते हैं कि लेखक को पाठशाला जाने के लिए और लेखक को पाठशाला भेजने के लिए, और इस वक्त चूँकि दत्ता जी लेखक के पिताजी को कह रहे थे, इस वक्त लेखक के पिताजी का कोई बस नहीं चला था। यानी कि उनसे ज़्यादा इज़्ज़तदार कौन थे? दत्ता जी थे, और दत्ता जी अमीर आदमी थे, दत्ता जी की वैल्यू थी, और दत्ता जी जो भी कहते थे वो सभी मानते थे। और इसलिए लेखक के पिताजी को भी ये बात मानना पड़ा था कि लेखक को पाठशाला भेजना है। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना चाहिए। जब लेखक और उसके पिताजी घर आते हैं और दोनों खाना खाते हैं, खाना खाते खाते लेखक के पिताजी उनसे कसम ले लेते हैं। क्या कसम लेते हैं? पाठशाला 11 बजे होती है, यानी कि स्कूल 11 बजे शुरू होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना चाहिए। लेखक के पिताजी कहते हैं लेखक को कि स्कूल 11 बजे शुरू होती है और तुम दिन निकलते ही, यानी जैसे ही सूरज निकलेगा तब तुम खेत पर हाजिर हो जाना। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, यानी कि 11 बजे तक तुम्हें खेतों में पानी देना है। खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना और खेतों में काम करने के बाद घर नहीं जाना, बल्कि खेतों से ही तुम पाठशाला चले जाना। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना। और लेखक के पिताजी लेखक को क्या समझाते हैं कि जब तुम सवेरे खेतों में आओगे तो उसी वक्त तुम अपने पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, और 11 बजे तक तुम खेतों में पानी देना, और फिर जब स्कूल शुरू होगी 11 बजे तुम स्कूल चले जाना। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। लेखक के पिताजी कहते हैं कि जब स्कूल से छुट्टी हो जाएगी तब तुम घर में बस्ता रख देना, यानी कि किताबों का बैग रख देना, और सीधे खेत पर आकर तुम्हें क्या चराना है? ढोर चराना है, मीन्स कि मवेशियों को चराना है, जानवरों को चराना है। और अगर खेतों में कभी ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, यानी कि उस दिन पाठशाला मत जाना। समझे? मंजूर है का? और वो समझाते हैं लेखक को और कहते हैं क्या मंजूर है? हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। यहाँ पर ये जो सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब है कि हाँ को थोड़ा खींच कर बोलना। हाँ,
खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। लेखक अपने पिताजी से कहते हैं कि हाँ, खेत में अगर काम है तो उस दिन तो स्कूल जाना ही नहीं चाहिए, स्कूल में एब्सेंट होना चाहिए। और वो इस तरह से बोल रहे थे जैसे कि उन्हें सारी बातें मंजूर हों। कौन सी बातें मंजूर हों? यानी कि जो बातें उनके पिताजी ने उनको समझाई थी कि सुबह सूरज निकलते ही यानी सवेरा होते ही तुम्हें खेतों में आना है, 11 बजे तक पानी देना है, इसके बाद तुम्हें स्कूल जाना है और स्कूल से वापस आकर घर में स्कूल बैग को रखना है और फिर उसके बाद खेतों में आकर और जितने भी जानवर हैं उनको चराना है। और अगर किसी दिन खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो तुम्हें उस दिन एब्सेंट करना है। ये सारी बातें किसने कही थी? लेखक के पिताजी ने लेखक को कही थी और उनसे कहा था कि मंजूर है। और लेखक उनसे इस तरह से कह रहे थे कि हाँ, खेत में अगर काम होगा तो एब्सेंट तो रहना ही चाहिए। वो इस तरह से कह रहे थे लेखक जैसे कि उन्हें ये सारी बातें मंजूर है, यानी कि जो लेखक के पिताजी ने लेखक को कही थी वो सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था, यानी कि लेखक का जो दिल था वो खुशी से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का। लेखक के पिताजी कहते हैं हाँ, अगर ये सारी बातें तुम्हें मंजूर है तो पाठशाला जाना, तो स्कूल जाना, और अगर मंजूर नहीं है तो पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। लेखक कहते हैं उनकी बातों को सुनकर कहते हैं कि मैं सुबह शाम खेतों पर आता रहूँगा ना, यानी कि लेखक अपने पिताजी को ये बताना चाहते हैं कि वो सुबह में भी आकर काम करेंगे और शाम को भी आकर काम करेंगे, लेकिन वो स्कूल जाएंगे। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। लेखक के पिताजी लेखक से कहते हैं कि हाँ, अगर तुम नहीं आए खेतों में काम करने के लिए तो जहाँ तुम मुझे मिलोगे वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे, यानी कि जहाँ मिलोगे वहीं मैं तुम्हें मारूंगा, वहीं मैं तुम्हें पीटूंगा। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है। लेखक के पिताजी क्या कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है। लेखक के पिताजी को भी पता था कि लेखक को पढ़ने का शौक है और इसलिए वो कहते हैं कि तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है। मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर लेखक के पिताजी ने बालिस्टर किसे कहा है? बैरिस्टर को। लेखक के पिताजी कहते हैं कि मुझे मालूम है तुम बैरिस्टर नहीं होने वाले हो। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था, यानी कि उसके पिताजी लेखक के पिताजी बार बार बोले जा रहे थे। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। लेखक अपने पिताजी की बातों को सुन रहे थे और चुपचाप वो गर्दन नीचे करके खा रहे थे। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। रोते धोते मीन्स क्योंकि लेखक के पिताजी ने पहले उन्हें मना किया था कि स्कूल नहीं जाना, लेकिन दत्ता जी के कहने पर वो उसे पाठशाला भेजते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल ना करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। यहाँ क्या लिखा है कि गर्मी हो सर्दी हो हवा पानी है वर्षा है यानी बारिश हो रही है, भूख है प्यास है आदि का कुछ भी ख्याल ना करते हुए दिन भर खेतों में काम करते रहना पड़ता था। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक जो भी काम खेतों में किया जाता था उससे छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। लेखक क्या कहते हैं कि उस चक्की की अपेक्षा यानी कि दिन भर जो खेतों में काम करना होता था इससे अच्छा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। लेखक कहते हैं कि उसे मैं यानी कि जो मास्टर की छड़ी की मार थी उसे मैं सहन कर लेता था। लेखक क्यों सहन करते थे? क्योंकि उन्हें पढ़ने का शौक़ था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। लेखक कहते हैं कि दोपहर की जो धूप होती है वो बहुत कड़ी होती है और
उस वक्त उनका जो वक्त था, उनका जो समय था, वो पाठशाला में गुजर रहा था। यानी कि दोपहर के वो वक्त वो कहाँ रहते थे? दोपहर के वक्त वो स्कूल में रहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि उनका जो वक्त था, उनका जो समय था दोपहर के वक्त का, वो समय उनकी स्कूल में गुजर रही थी। इसी तरह गर्मी के जो 2 महीने थे वो खुशी में बीत गए। खुशी में क्यों? क्योंकि जब वो खेतों में काम करते थे तब उन्हें कड़ी धूप का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब से वो स्कूल जाना शुरू उन्होंने किया है, तब से दोपहर की जो कड़ी धूप है उसमें खड़े होने की उन्हें ज़रूरत नहीं रहती थी, क्योंकि उनका जो दोपहर का वक्त था वो स्कूल में गुजरता था और छाया में गुजरता था। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। लेखक कहते हैं कि जब वो फिर से दोबारा स्कूल जाना शुरू करते हैं तब वो क्लास 5 में जाकर बैठने लगते हैं। उन्हें दोबारा से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। क्यों दोबारा नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी? क्योंकि वो पहले से ही उस स्कूल में पढ़ रहे थे और उनका नाम पहले से ही लिखा हुआ था और उनके नाम के आगे क्या लिखा हुआ था? 5वीं नापास, यानी कि 5वीं फेल लिखा हुआ था। वो 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। और लेखक क्या कहते हैं कि उनका जो नाम था उनके आगे 5वीं नापास लिखा हुआ था, वो क्लास 5 के ही हाजिरी रजिस्टर में, यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। लेखक कहते हैं जब वो पहले दिन स्कूल जाते हैं और कक्षा में जाते हैं, यानी कि क्लास में जाते हैं, तो जब वो क्लास में एंटर करते हैं तो उस क्लास में उनके गली के, यानी कि उनके मोहल्ले के, उनके गली के पास के 2 लड़के ही उन्हें पहचानने को मिलते हैं और बाकी उनके कोई पहचान का नहीं था। बाकी को वो नहीं जानते थे। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। लेखक कहते हैं कि उनके साथ जो भी लड़के पढ़ते थे वो सभी आगे चले गए थे और लेखक पीछे रह गए थे। क्यों पीछे रह गए थे? क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें स्कूल जाने से रोक दिया था और इसकी वजह से वो अपने साथ पढ़ने वाले लड़कों से पीछे हो गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। ये बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। लेखक कहते हैं कि मेरी अपेक्षा कम उम्र के, यानी कि उनसे कम उम्र के और जिन्हें वो कम अकल समझते थे, यानी कि वो ये समझते थे कि लेखक की अपेक्षा, लेखक के मुकाबले उनकी अकल कम है, जिन्हें वो ऐसा समझते थे और जो उनसे कम उम्र के थे वो उन्हें, यानी कि लेखक को उनके साथ बैठना पड़ेगा। जब वो क्लास में एंटर करते हैं, क्लास में पहुंचते हैं, तब उन्हें ये बात समझ में आती है। मन खट्टा हो गया। लेखक कहते हैं कि मन उदास हो गया। क्यों लेखक का मन उदास हो गया? क्योंकि उनके साथ पढ़ने वाले लड़के आगे चले गए थे और लेखक उनसे पीछे हो गए थे और लेखक से जो कम उम्र के लड़के थे और जिन्हें वो कम अकल समझते थे उनके साथ उनको बैठना पड़ेगा, ये सोचकर उनका मन उदास हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। लेखक कहते हैं कि जब वो क्लास में एंटर करते हैं तो जिस तरह से बाहर से आए हुए लोग होते हैं जो अपरिचित होते हैं, यानी कि कोई उन्हें नहीं जानता, इस तरह ही वो खुद को समझते हुए क्लास के एक बेंच के एक सिरे पर, यानी कि बेंच जो होता है, बेंच के एक सिरे पर कोने में वो जाकर बैठ जाते हैं। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। वो क्लास में जाते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं, लेकिन टीचर कौन है ये उनको पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। लेखक अपने साथ पुरानी किताबें लेकर के गए थे, अपने पुराने नोटबुक्स लेकर के जाते हैं। वो कहते हैं कि पुरानी किताब और पुराने नोटबुक्स का उस क्लास से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। लट्ठे मीन्स लकड़ी का एक टुकड़े को भी लट्ठा कहते हैं और एक तरह का मोटा कपड़े को भी लट्ठा कहते हैं।
लेखक कहते हैं कि फिर भी लट्ठे के बने थैले में, यानी कि एक तरह के मोटे कपड़े से बने थैले में, अपनी किताब और अपने नोटबुक्स ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतज़ार में जैसे ही बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। लेखक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि बस अड्डे पर जिस तरह से कोई लड़का अपनी पोटली संभालते हुए, पोटली मीन्स कोई कपड़ा रहता है और उसके अंदर कोई सामान रख करके उसे गठरी के जैसे बनाई जाती है, उसे पोटली कहते हैं। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभालते हुए किसी के इंतज़ार में बैठा रहता है, उसी तरह से मैं भी, यानी कि लेखक भी, अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठे हुए थे। पुरानी धरोहर मीन्स यानी कि उनकी जो पुरानी किताबें और पुराने नोटबुक्स थे, उन्हें वो संभाल कर बैठे हुए थे। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। क्लास में सबसे शरारती एक बच्चा था जो कि चौहान का बेटा था। वो लेखक के सामने आता है और उनका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या नाम है मेहमान? यानी कि चौहान का बेटा लेखक से पूछता है, क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है। वो लेखक से कहता है कि तुम यहाँ नए दिखाई देते हो या गलती से इस क्लास में आकर बैठे हो? मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। जब चौहान का बेटा लेखक से ये पूछता है, तब लेखक को ये ध्यान में आता है कि उन्होंने जो पोशाक पहनी है, उन्होंने जो कपड़े पहने हैं, वो अजनबी जैसी है, यानी कि क्लास के बाकी बच्चों के जैसे उनके पोशाक नहीं है। बालूगढ़ी के लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। उनकी पोशाक कैसी थी? उनका कपड़ा कैसा था? उनकी पोशाक मिट्टी में सनी हुई थी, यानी कि बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती। लेखक कहते हैं कि जो लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी जो कि लाल रंग की होती है, उसी से उनकी धोती मटमैली हो गई थी, यानी कि गंदी हो गई थी, और गमछा पहने हुए वो थे। और चूँकि वो लाल मिट्टी से सने हुए वो धोती पहने हुए थे और वो गमछा पहन करके ही क्लास में अकेले बैठे थे, इसलिए उन्हें ध्यान आया कि उनकी जो पोशाक है, उनका जो कपड़ा है, वो अजनबी जैसी है। देखे देखे तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। लेखक कहते हैं कि वो, यानी कि चौहान का बेटा, जब उनसे नाम पूछता है और नाम पूछते हुए वो कहता है कि यहाँ नए आए हो या गलती से इस क्लास में आकर के बैठ गए हो, ये पूछते हुए वो लेखक के गमछे को छीनता है। गमछा क्या होता है? गमछा एक तरह का तौलिया होता है, यानी पतले कपड़े का तौलिया को गमछा कहते हैं। लेखक कहते हैं कि चौहान का बेटा, देखे देखे तुम्हारा गमछा, ये कहते हुए उनका गमछा यानी उनका तौलिया वो खींच लेता है। गया अब मेरा गमछा। जब चौहान का बेटा उनका गमछा छीन लेता है, तब लेखक क्या सोचते हैं कि गया अब मेरा गमछा, यानी कि उन्होंने सोचा कि चौहान का बेटा उनके गमछे के साथ ज़रूर कुछ करेगा। हो सकता है कि उसे फाड़ दे या फिर हो सकता है कि वो उसे उछाले। पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। लेखक सोचते हैं कि जब लेखक का गमछा चौहान के बेटे ने खींच लिया है, तो हो सकता है कि चौहान का बेटा उनका गमछा खींचे और इसी खींचातानी में उनका गमछा फट जाएगा। मन में मैं ये सोचकर उदासा हो गया। लेखक कहते हैं कि ये सोचकर मैं उदास हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने सोचा था कि चौहान का बेटा उनका गमछा खींचातानी करेगा और हो सकता है उनका गमछा फट जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। लेखक कहते हैं कि उस लड़के ने, यानी कि चौहान के बेटे ने, लेखक के गमछे को अपने सिर पर लपेट लिया और वो टीचर की नकल करते हुए, जिस तरह से टीचर अपनी टोपी को उतारते होंगे या फिर गमछा को उतार कर टेबल पर रखते होंगे, उन्हीं टीचर का नकल उतारते हुए चौहान का बेटा क्या करता है कि लेखक से छीने हुए गमछे को वो उतारता है अपने सर से और टेबल पर रख देता है, और टेबल पर रखने के बाद वो अपने सिर पर हाथ फेरता है।
किस तरह से हाथ फेरता है, जिस तरह से टीचर अपने सर पर हाथ फेरते थे उसी तरह की नकल करते हुए चौहान का बेटा भी अपने सिर पर हाथ फेरता है और हुश की आवाज़ करता है। हुश मीन्स कि जब भी हम अपनी उंगली को अपने होठों पर रखते हैं और कहते हैं श, इस तरह से चुपचाप होने के लिए कहते हैं, तो उसी तरह से चौहान का बेटा भी हुश की तरह आवाज़ करता है। इतने में मास्टर आ गए और वो गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठ और वो हुश की आवाज़ करता ही है। इतने में टीचर आ जाते हैं और वो गुंडा, यहाँ पर लेखक ने उसे गुंडा कहा है क्यों? क्योंकि वो बहुत शरारती था, इसलिए लेखक कहते हैं कि वो गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। लेखक कहते हैं कि वो तो अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन लेखक का गमछा किस पर था? लेखक का गमछा टेबल पर ही रहा था। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। और लेखक कहते हैं कि पहले दिन ही जो ये घटना घटी थी, इससे मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी और छाती में धक धक होने लगी थी। ऐसा क्यों होने लगा था? क्योंकि जो गमछा टेबल पर रखा हुआ था वो किसकी थी? वो लेखक की ही थी। और अगर गमछे को देखेंगे टीचर गमछा को देखेंगे तो वो पूछेंगे कि ये किसका गमछा है, और जब ये पता चलेगा टीचर को कि गमछा लेखक का है, तब वो क्या करेंगे? लेखक को ही डांटेंगे। ये सोच करके ही लेखक की दिल की धड़कन बढ़ गई थी और छाती में धक धक होने लगी थी। रननवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? यहाँ पर हो सकता है कि टीचर का नाम क्या है? रननवरे। लेखक कहते हैं कि रननवरे मास्टर क्लास में आते हैं और टेबल पर मटमैला गमछा यानी कि मिट्टी में सना हुआ तौलिया देखकर, गमछा देखकर उन्होंने पूछा। किसने पूछा? टीचर ने पूछा, किसका है रे? यानी कि टीचर पूछते हैं कि ये तौलिया किसका है, ये गमछा किसका है? मेरा है मास्टर। लेखक कहते हैं कि मेरा है टीचर। तू कौन है? लेखक जो कि उस क्लास में गए थे, यानी कि पहले तो उनकी पढ़ाई रुक गई थी, फिर दोबारा से उन्होंने जब पढ़ाई शुरू की तब वो उस क्लास में बैठे हुए थे और अपने से जूनियर के साथ ही वो बैठे हुए थे, इसलिए मास्टर उन्हें नहीं पहचानते थे। और इसीलिए टीचर ने उनसे क्या पूछा? लेखक से कि तू कौन है, क्योंकि वो पहले तो क्लास में बैठते नहीं थे। मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। लेखक क्या कहते हैं? लेखक अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लेखक अपने बारे में कहते हैं कि मैं जकाते हूँ, पिछले साल मैं फेल हो गया था और फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ, यानी कि क्लास 5 में मैं फेल हो गया था और इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। लेखक की बातों को सुनकर टीचर उन्हें कहते हैं कि पहले अपना तौलिया ले जाओ, और टीचर क्या करते हैं कि अपनी छड़ी से लेखक का तौलिया यानी कि गमछा उठाकर वो टेबल से नीचे डाल देते हैं, टेबल से नीचे रख देते हैं। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? और जब लेखक अपना गमछा उठाने के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर अपना गमछा उठाते हैं, टेबल के पास जाकर जब अपना गमछा उठाते हैं, तो टीचर उनसे पूछते हैं कि यहाँ बेवकूफ़ों की तरह अपना गमछा क्यों रखा है? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। टीचर की बातों को सुनकर लेखक कहते हैं कि मैंने नहीं रखा टीचर, मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने, यानी कि वो चौहान के बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उसने मेरे सिर से मेरा गमछा छीन लिया और यहाँ रख दिया है। ये चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। जब टीचर यानी मास्टर लेखक की बातों को सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि चौहान का जो बेटा है उसने शरारत की है, और इसीलिए वो कहते हैं कि चौहान का बच्चा बिना बात के यानी बिना वजह के ही उठक पटक करता है यानी शरारत करता है, और कहते हुए वो चौहान के बेटे की ओर चले जाते हैं। और चौहान के बेटे की ओर जाने के बाद मास्टर जी यानी कि टीचर ने चौहान के बेटे को भी डांटा होगा। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। टीचर लेखक के बारे में और पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद वो वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगते हैं। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। लेखक कहते हैं
कि जिस वक्त स्कूल का टाइमिंग होता था उसके बीच में टिफ़िन करने के लिए हो सकता है कि छुट्टी मिलती हो या फिर गेम खेलने के लिए छुट्टी मिलती हो। उस वक्त लेखक की धोती की काज उस लड़के ने यानी चौहान के बेटे ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। लेखक कहते हैं और इसलिए चूंकि चौहान का बेटा लेखक की धोती की काज उसने 2 बार खींचने की कोशिश की थी, इसीलिए लेखक दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठते हैं और तब तक नहीं उठते हैं जब तक कि स्कूल की पूरी छुट्टी नहीं हो गई। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। लेखक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से एक कौवे के बच्चे का खिलौना बनाया जाता है और अगर उसको खुले में रख दिया जाता है तो चारों ओर से जो रियल के कौवे होते हैं उन पर चोंच मारते हैं, वैसा ही हाल लेखक का हो गया था। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। लेखक कहते हैं कि मेरी ही पाठशाला यानी कि उनके ही पाठशाला में पढ़ने वाले लड़के उन्हें परेशान कर रहे थे। चोंच मार मार कर घायल करना मीन्स परेशान करना, दुख देना। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। लेखक कहते हैं कि जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है और वो स्कूल से घर की ओर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि जिस तरीके से लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी धोती खींचते हैं, उनका गमछा खींचते हैं, तो इस तरह से कैसे निभा होगा, यानी कि वो इस तरह से कैसे स्कूल में पढ़ पाएंगे। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। ये सारी बातें सोचते हुए फिर वो ये कहते हैं मन में कि ऐसी पाठशाला में, ऐसे स्कूल में नहीं जाऊंगा जहाँ पर लड़के लेखक का मजाक उड़ाते हैं, उनकी धोती खींचते हैं, उनका गमछा खींचते हैं। इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। लेखक मन में सोचते हैं कि इससे अच्छा तो अपना खेत ही है, जहाँ पर कोई परेशान तो नहीं करता, जहाँ पर सिर्फ चुपचाप काम करते ही रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। लेखक मन में सोचते हैं कि क्लास में पढ़ने वाले 2 ही ऐसे लड़के हैं जो कि गली में रहते हैं और वैसे भी वो लेखक से भी कमज़ोर हैं, वे क्या लेखक की मदद करेंगे। लेखक मन में ये सब सोचते हैं। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वो एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है। वहाँ कोई नहीं है। लेखक ये सारी बातें सोचते हैं और सोचते सोचते उनका मन उदास हो जाता है। वो सोचते हैं कि क्लास 4th से 5वीं तक की यानी 5th क्लास तक जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब उनको अपना स्कूल अपना लगता था, लेकिन अब जबकि वो कुछ दिन स्कूल से एब्सेंट रहे थे और फिर दोबारा से वो स्कूल में आए हैं पढ़ने के लिए, अब उन्हें यही स्कूल पराया सा लगने लगा है। क्यों पराया सा लगने लगा है? क्योंकि पहले वो अपने दोस्तों के साथ घुल मिल कर रहा करते थे और अब उसी स्कूल के बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। अपना वहाँ कोई नहीं है। लेखक सोचते हैं कि पाठशाला में यानी स्कूल में उनका कोई अपना दोस्त नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया और जब सुबह होती है फिर से उनके दिल में उमंग होती है स्कूल जाने की और फिर से वो स्कूल चले जाते हैं। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखा रंग की 8 दिन में मंगवा ली। लेखक कहते हैं कि स्कूल जाने के लिए वो अपनी माँ से जिद करके एक नई टोपी मंगवा लेते हैं और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाओ रंग की 8 दिन में मंगवा लेते हैं। मेलखाओ रंग हो सकता है कि रंग का एक नाम है मेलखाओ। उस रंग की नाड़ी वाली चड्डी वो 8 दिन में ही मंगवा लेते हैं। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। लेखक कहते हैं कि जब वो चड्डी मंगवा लेते हैं तब वो पाठशाला में उसे पहनकर जाते हैं और धोती पहनकर वो खेत में जाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ा और धीरे धीरे उनका क्लास में लड़कों से इंट्रोडक्शन बढ़ता है। बहुत सारे लड़के उनके दोस्त बन जाते हैं। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। लेखक कहते हैं कि एक टीचर जिनका नाम मंत्री था, मंत्री नाम के एक टीचर क्लास टीचर के रूप में स्कूल के बीच में आए यानी क्लास के बीच में आए।
वे प्रायः छड़ी के उपयोग नहीं करते थे। लेखक कहते हैं कि जो मंत्री नाम के क्लास टीचर थे वो प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, यानी कि छड़ी का यूज़ वो ना के बराबर करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। अब वो किस तरह से मारते थे स्टूडेंट को? तो जो मंत्री नाम के टीचर थे वो एक हाथ से स्टूडेंट के गर्दन को पकड़ते थे और दूसरे हाथ से स्टूडेंट के पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। जब मंत्री नाम के टीचर जोर से स्टूडेंट के पीठ पर मारते थे तो स्टूडेंट हुक भरने लगता था, कराहने लगता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। अब उनके ऐसे मार को देख करके लड़कों के मन में यानी स्टूडेंट्स के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। सभी स्टूडेंट्स उनसे डरने लगे थे। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था और यही वजह से उनके मार की वजह से, मंत्री नाम के टीचर के मार की वजह से जो स्टूडेंट्स उधम मचाते थे यानी शरारत करते थे, उठापटक करते थे, ऐसे लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था कि वो शरारत करें। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी और वो टीचर पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी दिया करते थे। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे और मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे? मंत्री टीचर यानी जो टीचर थे उनका नाम था मंत्री, वो टीचर गणित पढ़ाते थे यानी मैथ्स पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते और जब किसी स्टूडेंट से एक दो क्वेश्चंस मैथ्स के गलत हो जाया करते थे तो मंत्री टीचर उन्हें अपने पास बुलाते थे स्टूडेंट्स को और फिर उन्हें समझाते थे। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते और जब उन्हें यानी कि मंत्री मास्टर को किसी लड़के की बेवकूफ़ी दिखाई देती थी कि वो मैथ्स को नहीं समझ पा रहा है या फिर मैथ्स को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, तो इस तरह के स्टूडेंट्स को वो वहीं मारते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता और इसलिए सभी मंत्री मास्टर के सामने वो डर जाते। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे और मंत्री मास्टर के इस तरह से मार से सभी क्या करने लगे? सभी घर से ही पढ़ाई करके आने लगे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। लेखक कहते हैं कि उन्हीं की क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिनका नाम था वसंत पाटिल और वो शरीर से दुबला पतला था लेकिन बहुत होशियार था, यानी कि वो पढ़ने में बहुत तेज़ था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे और वसंत पाटिल के सभी क्वेश्चंस हमेशा सही निकलते थे, उसके क्वेश्चंस गलत ही नहीं होते थे। स्वभाव से शांत। लेखक कहते हैं कि वसंत पाटिल का जो नेचर था, जो स्वभाव था, शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, यानी वसंत पाटिल हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। लेखक मन में सोचते हैं कि ये घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, घर से पढ़ाई करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। वसंत पाटिल इतना पढ़ने में अच्छा था कि वो दूसरों के सवालों को जांचता था, दूसरों के सवालों को चेक किया करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। लेखक कहते हैं कि मास्टर ने उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहले बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास, कक्षा में उसका सम्मान था और वसंत पाटिल हमेशा पहले बेंच पर बैठता था और जहाँ पर टीचर बैठते थे ठीक टीचर के सामने बैठा करता था। वसंत पाटिल का क्लास में बहुत इज्जत था। सभी बच्चे उसकी इज्जत करते थे, टीचर उसकी इज्जत करते थे। मुझे ये लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूँ मैं। लेखक कहते हैं कि ये लड़का यानी कि वसंत पाटिल मुझसे छोटा लगता था, उम्र में छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूँ मैं। लेखक कहते हैं कि वो मुझसे छोटा था और मैं उससे पहले ही क्लास 5 में पहुँच गया था, गलती से मैं उससे पीछे रह गया हूँ। यानी कि ये होशियार है पढ़ने में और क्लास का मॉनिटर
बना हुआ है और चूँकि ये लड़का मुझसे छोटा लगता है और मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, यानी कि मैं उससे गलती से पीछे हो गया हूँ। इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। लेखक सोचते हैं कि गलती से मैं इससे पीछे हो गया हूँ, गलती से मैं इससे पढ़ने में कम हो गया हूँ, इसलिए मास्टर को क्लास की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, यानी लेखक के हाथ में सौंपनी चाहिए, ऐसा लेखक को लगने लगा। दूसरी ओर ये भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। लेखक कहते हैं कि दूसरी ओर उन्हें ये भी लगता था कि लेखक को 2 महीने में क्लास 5 की पूरी तैयारी करके उन्हें अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। लेखक ये कहते हैं कि एक तरफ वो सोचते थे कि मॉनिटरी उनके हाथ में दे देनी चाहिए और दूसरी तरफ ये सोचते थे कि उन्हें 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह से पास भी होना है और इसलिए कक्षा में दंगा उनको नहीं करना चाहिए और पढ़ाई की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। हालांकि वो दंगा नहीं करते थे, लेकिन वो कंपैरिजन किया करते थे और पढ़ाई की उपेक्षा करना, यानी पढ़ाई की उपेक्षा करना, पढ़ाई को दूसरे नज़र से देखना उनके लिए मुनासिब नहीं है। ये लेखक सोचा करते थे। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। लेखक फिर ये सोचते हैं अपने मन में कि हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यानी कि जिस स्टूडेंट्स के साथ लेखक बैठ रहे हैं वो इनसे जूनियर ही हैं। हालांकि लेखक की पढ़ाई एब्सेंट हो गई थी और इसी वजह से उन्हें अपने जूनियर के साथ ही 5वीं की परीक्षा देनी है और इसीलिए वो ये कहते हैं कि हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यानी इस क्लास में तो हम ऊपर हैं। ये नहीं भूलना चाहिए और लेखक खुद को कहते हैं कि ये नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा और इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए उनका सारा ध्यान पढ़ाई की ओर रहा और वसंत पाटिल की तरह ही वो भी पढ़ाई करने लगते हैं। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। लेखक कहते हैं कि वो भी अपनी किताबों पर उन्होंने कवर चढ़ा दिया था और अखबार जो होता है, यानी न्यूज़पेपर जो होता है, उसी का कवर उन्होंने अपनी किताबों पर लगा दिया था और फिर उन्होंने अपने बैग को व्यवस्थित किया, यानी कि सही ढंग से वो अपने बैग को भी रखने लगे। हमेशा कुछ न कुछ वो पढ़ने बैठ जाया करते थे। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। लेखक कहते हैं कि वसंत पाटिल अगर कोई क्लास में अच्छा शाबाशी का काम करता था तो दूसरे दिन वो भी ये सोचते थे कि वो भी कुछ अच्छा करे, यानी लेखक भी कुछ अच्छा करे ताकि उनको भी अच्छी तरह शाबाशी मिले टीचर की ओर से और उनका क्लास में भी इज्जत हो। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। लेखक कहते हैं कि मन की एकाग्रता के कारण, यानी कि फोकस की वजह से गणित यानी कि मैथ्स उन्हें झटपट समझ में आने लगा और उनके सवाल सही होने लगे, यानी कि वो जो भी मैथ्स बनाते थे उनके सारे सवाल लेखक के सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वो तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। अब लेखक का मैथ्स इतना अच्छा हो गया था कि कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ वो दूसरे लड़कों का सवाल जांचने लगे थे। एक तरफ वसंत पाटिल जांचा करता था और दूसरी तरफ लेखक जांचा करते थे, यानी कि दूसरे बच्चों के मैथ्स को वो चेक करने लगे थे। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई और इसी वजह से लेखक की और वसंत की दोस्ती जम गई, यानी कि वो आपस में दोस्त बन गए। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे और वसंत पाटिल भी पढ़ने में होशियार था और लेखक भी पढ़ने में होशियार हो गए थे। इसीलिए दोनों एक दूसरे की मदद किया करते थे और क्लास में इस तरह से वे बहुत सारे काम मिलकर करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे और लेखक को मास्टर क्या कहकर पुकारते थे, आनंदा कहकर पुकारने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम।
लेखक कहते हैं कि लेखक को पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा था। लेखक की माँ कभी कभी उसे आनंदा कहकर पुकारा करती थी। मास्टरों की इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। लेखक कहते हैं कि मास्टर का अपनापन व्यवहार था। मास्टर उसे बहुत मानते थे, लेखक को बहुत मानते थे और इस वजह से और वसंत की दोस्ती की वजह से लेखक का स्कूल में यकीन बढ़ने लगा, विश्वास बढ़ने लगा। नवा सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। लेखक कहते हैं कि एक मास्टर थे जिनका नाम था नवा सौंदलगेकर। वो मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे, यानी कि जब वो पढ़ाया करते थे वो पढ़ाने में ही खो जाया करते थे। विशेषता वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। लेखक कहते हैं सौंदलगेकर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। यानी कि जब वो कविता पढ़ाते थे वो सुरीले आवाज़ में ही कविता पढ़ाते थे और छंद की बढ़िया चाल थी, यानी कि कहाँ पर उन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ाना है, कहाँ पर उन्हें डाउन आवाज़ में पढ़ाना है। इस तरह से वो कविता को गा कर पढ़ाया करते थे और उनके गायन में, उनकी कविता में रस थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थीं। लेखक कहते हैं कि चाहे पुरानी मराठी कविता हो, चाहे नई मराठी कविता हो, पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अंग्रेजी कविताएं भी याद थीं। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आती थी। लेखक कहते हैं कि मास्टर जी को कई कविताओं के छंदों की लय आती थी, गति आती थी, ताल आती थी। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। पहले मास्टर जी एक दो कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे वो एक्टिंग करने लगते थे, कविता का भाव समझाने लगते थे। यानी कि कविता का क्या मीनिंग है, कविता में क्या लिखा है, ये वो एक्टिंग करके ही बताया करते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते और किसी दूसरे कवि की कोई कविता होती थी जिसका सेम भाव होता था, यानी सेम मीनिंग होती थी, उसे भी सुनाकर दिखाते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। लेखक कहते हैं कि जो कविता वो सुनाया करते थे और एक्टिंग करके उस कविता का भाव समझाया करते थे, किसी दूसरी कवि की कविता अगर होती थी और उसका भी भाव वैसा ही होता था, उसे भी वो सुनाया करते थे। बीच में कवि यशवंत, बाभा बोरकर, भारतांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। लेखक कहते हैं कि मास्टर जी जब कविता सुनाया करते थे, उसी के बीच में वो कवि यशवंत, बाभा बोरकर, भारतांबे, गिरीश, केशव कुमार से जब उनकी मुलाकात होती थी, उसी की यादों को भी वो सुनाया करते थे। यहाँ पर ये कवि की शॉर्ट फॉर्म नाम दी गई है। लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि मास्टर जी जब कविता सुनाया करते थे तो जितने भी कवि से उनकी मुलाकात होती थी, उन मुलाकातों की यादों को वो कविता के बीच में ही सुनाया करते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। लेखक कहते हैं कि मास्टर जी खुद भी कविता करते थे, कविता लिखते थे और कविता सुनाते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एकाध सुना देते। जब मास्टर जी को अपनी कविता याद आती थी, वो अपनी कविता भी सुनाते थे। ये सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। और लेखक कहते हैं कि कवि की कविता को सुनते हुए, अनुभव करते हुए उन्हें अपना ही याद नहीं रहता था। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। लेखक कहते हैं कि लेखक खुद को भी याद नहीं रखते थे और सारा फोकस के साथ वो मास्टर जी की कविता को सुनते थे और वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर मास्टर के हाव भाव, यानी कि जिस तरह से मास्टर जी कविता सुनाते थे उसी तरह से उनका हाव भाव भी होता था। लेखक मास्टर जी के हाव भाव, उनकी ध्वनि, उनकी गति, कविता की चाल को हमेशा उसमें खोए रहते थे और उन्हें ये सारी कविता अच्छी लगती थी और इस तरह से वो खुद को भी भूल जाते थे।
और वो कविता सुनते थे। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। लेखक कहते हैं कि जब वो सुबह में अपने खेतों में पानी लगाते हैं, शाम को जब वो जानवरों को चराते हैं, उस वक्त वो कविताएं गाया करते थे। और कविताएं किस तरह से गाया करते थे? जिस तरह से उनके मास्टर के हाव भाव हुआ करते थे, उनकी यति गति हुआ करती थी। यति गति मीन्स कविता में कहाँ रुकना है और कविता को कहाँ पर आगे पढ़ना है, ये यति गति होती है। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से मास्टर के हाव भाव हुआ करते थे, उनके कविताओं की यति गति हुआ करती थी, आरोह अवरोह हुआ करता था, यानी कि कहाँ पर कविता में ऊंचाई के साथ कविता को पढ़ना है, कहाँ पर धीमी आवाज़ में पढ़ना है। जिस तरह से मास्टर जी कविता को गाया करते थे, उसी तरीके से लेखक भी सुबह शाम कविता को गाया करते थे। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। लेखक कहते हैं कि उन कविताओं का जो अर्थ हुआ करता था, उसके अर्थ के अकॉर्डिंग ही वो जो कविता होती थी उसे वो गाया करते थे। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से मास्टर जी क्लास में बैठे बैठे कविता सुनाते सुनाते एक्टिंग किया करते थे, अभिनय किया करते थे, उसी तरीके से लेखक भी जब वो खेतों में पानी लगाते थे, तब वैसे ही वो अभिनय किया करते थे। क्यारियाँ पानी से कब की भर गई हैं, इसका भान भी नहीं रहता था। लेखक कहते हैं कि जब वो कविता पढ़ते थे और अभिनय करने के साथ साथ पढ़ते थे, एक्टिंग करके वो कविता को पढ़ते थे, कब वो खेतों में पानी देते देते उनके खेतों की क्यारियाँ पानी से भर जाती थी, इसका उन्हें भान भी नहीं रहता था, यानी कि इसका उन्हें ध्यान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। लेखक कहते हैं कि जब वो खेतों में पानी लगाया करते थे और जानवरों को चराया करते थे, उस वक्त जो भी वो कविताएं पढ़ते थे, वो कहते हैं कि मास्टर जी की तरह ही दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी उन्हें उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा लगता था। लेखक कहते हैं कि इन कविताओं के साथ खेलते हुए, यानी इन कविताओं को पढ़ते हुए उन्हें दो बड़ी ताकत मिली। पहला क्या था कि ढोर चराते हुए, यानी कि जानवरों को चराते हुए और पानी लगाते हुए, दूसरा काम करते हुए उन्हें अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना उन्हें अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। लेखक कहते हैं कि अब जब वो कविता गाते हैं, अब उन्हें अकेलेपन से ऊब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। लेखक कहते हैं कि कविता पढ़ते हुए वो अपने आप से ही खेलने लगे। उल्टा अब ऐसा होने लगा कि उन्हें लगता था कि जितना वो अकेला रहे उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उन्हें कविता अकेले में पढ़ना अच्छा लगने लगा था। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी। लेखक कहते हैं कि जब वो अकेले रहेंगे, उस वक्त वो कविता ऊंची आवाज़ में गा सकेंगे, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। और जब वो अकेले रहेंगे, वो किसी भी तरह से कविता से रिलेट करते हुए, यानी कि कविता की तरह ही वो एक्टिंग कर सकेंगे। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। लेखक कहते हैं कि कविता गाते गाते थुई थुई करके, यानी कि पैरों को हल्का सा थप थप करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। और लेखक कहते हैं कि जब वो कविता गाते थे, तब वो सचमुच में ही नाचने लगते थे। मैंने अनेक कविताओं को अपने खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरी ते पांढरी गाया धरणीवरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। लेखक कहते हैं कि उन्होंने, यानी लेखक ने,
कई कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की एक कविता है जिसकी पहली पंक्ति है, चांद रात पसरी ते पांढरी गाया धरणीवरी को उन्होंने यानी लेखक ने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। ये चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी और उन्होंने जो चाल गाई थी, जिस चाल का यूज़ उन्होंने किया था, वो क्या था, एक सिनेमा के गाने की तरह था। वो गाना केशव कर्णी जाति नामक छंद में था और वो गाना केशव कर्णी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था और इस कविता को लेखक मास्टर के मुकाबले ज़्यादा अभिनय के साथ गाते थे, यानी कि ज़्यादा एक्टिंग करके गाते थे। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। लेखक कहते हैं कि चेहरे पर कविता के भाव यानी कि कविता की मीनिंग वो पैदा करने की कोशिश करते थे। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। मास्टर जी को लेखक का कोशिश इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने क्लास 6 और क्लास 7 के क्लास के सभी बच्चों के सामने उन्हें बुलाया और कविता को गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया और स्कूल के एक प्रोग्राम में भी उन्होंने गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे, यानी कि मास्टर जी खुद कविता लिखा करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। मास्टर जी के घर में कई मराठी कवियों के कविता का संग्रह था, यानी कि कई कविताओं को उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। लेखक कहते हैं कि मास्टर जी कवियों के चरित्र बताया करते थे, उनकी यादों को बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। लेखक कहते हैं इस कारण कवि लोग लेखक को आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे। लेखक कहते हैं कि खुद मास्टर जी कवि थे, वे कविता लिखा करते थे। इसलिए ये विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है, यानी कि लेखक को भी ये यकीन हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही यानी लेखक के जैसा ही एक हाड़ मांस का क्रोध लोभ का यानी कि गुस्सा करने वाला, लालच करने वाला मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। लेखक को लगा कि वो भी कविता लिख सकते हैं। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। लेखक कहते हैं कि मास्टर जी ने दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर उन्होंने कविता लिखी थी। वो कविता और वो लता मैंने दोनों ही देखी थी। लेखक कहते हैं कि जो कविता मास्टर जी ने लिखी थी वो लता पर लिखी थी और कविता और लता दोनों को ही लेखक ने देखा था। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूं और इसीलिए लेखक को लगता था कि ऐसे बहुत सारी उन चीज़ें उनके आसपास हैं, उनके गांव में हैं, उनके खेतों में हैं और ऐसे कई दृश्य हैं जिन पर लेखक कविता बना सकते हैं। ये सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। लेखक कहते हैं कि ये सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते वो फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगे, यानी कि वो तुक मिलाने लगे। उन्हें ज़ोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा और वो ज़ोर से वो गुनगुनाते भी थे और जो कविता लिखते थे वो मास्टर जी को दिखाने भी लगे। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा और कविता लिखने के लिए वो अपने पास खीसा में यानी जिसमें वो कागज़ रखते थे और पेंसिल रखते थे वो अपने पास रखने लगे। कभी वो ना होती तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था। लेखक कहते हैं कि जब कभी कागज़ और पेंसिल उनके पास नहीं होता था तब वो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखते थे या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता या फिर पत्थर पर वो कंकड़ से लिख लेते। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता और जब उन्हें याद हो जाती तब उन्हें पोंछ देते। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। लेखक कहते हैं कि किसी रविवार के दिन एक दो कविता बन जाती तो
सोमवार के दिन मास्टर को दिखाते, क्योंकि संडे को छुट्टी हुआ करती है, इसलिए वो सोमवार को मास्टर जी को दिखाते थे। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। लेखक कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता था कि वो सवेरा होने का भी इंतज़ार नहीं करते थे, उनका धीरज छूट जाता, उनमें सब्र नहीं रहता और वो रात को ही मास्टर जी के घर जाते थे और उन्हें अपनी लिखी हुई कविता दिखाते थे। वे उसे देखते और शाबाशी देते और लेखक कहते हैं कि टीचर उनके कविता को देखते थे और उन्हें शाबाशी देते थे। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लयक्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों ज़रूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। लेखक कहते हैं कि जब वो उन्हें अपनी कविता दिखाते थे, कविता सुनाते थे, तब मास्टर जी उनकी कविता को सुनते थे, पढ़ते थे और उन्हें शाबाशी देते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती थी, यानी कि कविता के बारे में वो मास्टर जी बताया करते थे। मास्टर जी क्या बताते थे? मास्टर जी बताते थे कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का यूज़ कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों ज़रूरी होता है, शुद्ध लेखन के क्या नियम है। बहुत सारे विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते थे, यानी कि मास्टर जी लेखक को कविता के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताया करते थे। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता। लेखक कहते हैं कि लेखक को मास्टर जी के प्रति अपनापन अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह देते, उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। लेखक कहते हैं मास्टर जी लेखक को किताबें देते, अलग अलग तरह की कविता संग्रह देते, उन्होंने कई नई तरह की, यानी कि मास्टर जी ने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लेखक को लगा कि इस पर वे कविता बनाए। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती और उसी पर लेखक कविता बनाने की कोशिश करते। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। और लेखक कहते हैं इन बातों से लेखक सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गए, उनके बहुत क्लोज हो गए और जाने अनजाने लेखक की मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा, यानी कि मराठी भाषा लिखते समय लेखक सचेत रहने लगा, शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। लेखक कहते हैं कि जब वो मराठी भाषा में कविता लिखते थे, अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगे, शब्दों का नशा लेखक को चढ़ने लगा और लेखक को ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।